भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है प्रयागराज। प्राचीन ग्रंथों में प्रयाग या तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है प्रयागराज। प्रयाग यानी संगम। 3 पवित्र नदियां यानी माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और संगम को संस्कृत में प्रयाग कहा जाता है। इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। यह स्थान सनातन धर्म का पालन करने वालों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ, हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। 2025 के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2025 में त्रिवेणी संगम का तट लगभग 900 मीटर चौड़ा होगा, जहां पर स्नान करने की व्यवस्था की जाएगी। महाकुंभ वो पर्व है जब इस धरती पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह शहर भारत के स्वतंत्र संग्राम की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा है। इस वीडियो में जानेंगे कि प्रयागराज तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं, शाही स्नान की तिथियां क्या होंगी, कौन कौन सी दर्शन स्थली है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए, प्रयागराज आने का सही समय, यहाँ पर जलपान की क्या सुविधा है और अंत में बताएंगे कि कुल खर्च कितना हो सकता है प्रति व्यक्ति प्रति दिन का। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रयागराज संगम तक कैसे पहुंचा जाए। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। और नज़दीकी एयरपोर्ट की अगर बात करें तो प्रयागराज एयरपोर्ट यानी कि इलाहाबाद एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, वो त्रिवेणी संगम से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रयागराज के लिए सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है, तो आप बाय ट्रेन यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। और अगर आपका बजट ठीक है तो आप बाय एयर भी यहाँ आ सकते हैं। संगम तक पहुँचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से और एयरपोर्ट के बाहर से शेयरिंग ऑटो या प्राइवेट ऑटो भी आपको अवेलेबल होती है। तो आप जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से ऑटो करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हार्डली 20 to 30 मिनट्स के बीच में आप वहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात, यहाँ रहने की क्या सुविधा है, टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन गूगल सर्च कर सकते हैं प्रयागराज टेंट बुकिंग। आपको एक से एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो अलग अलग वेबसाइट है जहां से आप होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं। और अगर आपका बजट नहीं है और आप अगर सस्ते में सस्ता ऑप्शन देखते हैं तो आप डायरेक्टली महाकुंभ के परिसर में पहुंच सकते हैं, जहां पर सरकार द्वारा अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ पर आप रात बिता सकते हैं। सोने की व्यवस्था वहाँ पर आपको हो जाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं तो आप वहाँ डायरेक्टली पहुँचकर किसी पंडित से जिन्होंने वहाँ पर टेंट लगाया है उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वो अमाउंट मांगेंगे अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं वहाँ रहने का। कोशिश करें कि आप संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपको टेंट बुकिंग नहीं हो पाता है तो आप रामबाग, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन जो है उसके आसपास बुकिंग कर सकते हैं, या फिर जो रेलवे स्टेशन रोड है उस पर आप कहीं भी होटल बुकिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको 800 रुपये से लगाकर 1500 रुपये या फिर आपका जैसा भी बजट है उस बजट के बीच में आपको रूम इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन से जो भी दर्शन स्थली हैं, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो हार्डली 2 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन के आसपास या रेलवे स्टेशन रोड पर ही अपने रहने का बंदोबस्त करें।
ये है महाकुंभ 2025 के शाही स्नान की तिथियाँ। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल का एंट्री बंद हो जाता है। तो अगर आपके पास अधिक सामान है या फिर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट किसी भी एक शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना हो। सपोज़ अगर आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 12 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक पहुंच जाए, ताकि आप अपनी व्हीकल से या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सकें। अब जानते हैं कि कौन कौन सी दर्शन स्थली है, टूरिस्ट प्लेसेस है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सारी जगह हैं जहां पर आपको ज़रूर जाना चाहिए। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है, क्योंकि आप महाकुंभ में आए हैं तो जिसका मुख्य कारण है संगम में स्नान करना। तो सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है। त्रिवेणी संगम के पास ही है अकबर किला। अकबर किला आप जा सकते हैं, जिसमें आपको अक्षय वट देखने को मिलेगा। ये अक्षय वट बहुत ही प्राचीन है, जो सतयुग से यहाँ पर स्थित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। सतयुग में स्वयं नारायण भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी यहाँ आए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे और कलयुग में आप और हम। अक्षय वट से कुछ ही दूरी पर है लेटे हनुमान जी या बड़े हनुमान जी मंदिर। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम के साथ हनुमान जी लौटे तो इसी स्थान पर माता सीता ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा। इसी स्थान पर हनुमान जी ने लेटकर विश्राम किया था। तब से यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया और यहाँ पर लेटे हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई है। कहते हैं कि संगम स्नान करने के बाद अगर आपने बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है। तो संगम स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। बड़े हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आपको आलोप शंकरी या आलोपी देवी मंदिर अवश्य जाना चाहिए, जो कि एक शक्ति पीठ है, जहाँ पर माँ शक्ति के हाथ का पंजा गिरा हुआ था। बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। यहाँ पर झूले के दर्शन होते हैं आपको। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस मंदिर में। तो आपको एक बार यहाँ पर अवश्य दर्शन करना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आपको ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा इजीली अवेलेबल होती है, जो 10 से 20 रुपया पर पर्सन चार्ज करती है और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्रॉप कर देती है। तो आलोप शंकरी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं भारद्वाज पार्क। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। 10 रुपये की एंट्री फी देकर आप भारद्वाज पार्क भी घूम सकते हैं और महर्षि भारद्वाज के आश्रम का भी दर्शन कर सकते हैं। जब भगवान राम पहली बार चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो इसी आश्रम में महर्षि भारद्वाज के पास आकर उन्होंने चित्रकूट जाने का रास्ता पूछा था। और दूसरी बार जब भगवान राम वनवास जा रहे थे तो महर्षि भारद्वाज से मिलने दोबारा यहाँ आए थे। और तीसरी बार भरत आए थे जब वो भगवान राम से चित्रकूट मिलने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर आकर उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था। ये वही श्री महर्षि भारद्वाज का आश्रम है। अब दोपहर हो जाएगी तो महर्षि भारद्वाज आश्रम के सामने ही आपको नेत्राम एंड सन्स रेस्टोरेंट दिखेगा, जो कि यहाँ का बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आप अपना जलपान कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट पर आपको टेस्टी फूड यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। भारद्वाज पार्क के बाद अगर आप म्यूजियम घूमने के इच्छुक हैं तो आप स्वराज भवन और आनंद भवन जा सकते हैं। बगल में ही शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क है। ये वही स्थान है जब शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया था, तो उन्होंने सरेंडर करने के बजाय खुद को गोली मारना सही समझा था। इस पार्क को घूमने में आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने ही आपको पंडित जी की चाट ऐसी एक दुकान दिखेगी, जहां का चाट बहुत ही फेमस है। ये शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर आप चाट और अलग अलग डिशेस का आनंद उठा सकते हैं। रीजनेबल रेट पर आपको टेस्टी फूड यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो प्रयागराज के ये 2 फेमस रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। और अगर आप कुंभ में स्नान के लिए आए हैं तो कुंभ मेला परिसर में तो आपको बहुत ही सारे फास्ट फूड के स्टॉल मिल जाएंगे, तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
और अगर आप पैकेज बुकिंग करके आए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, जो टूर ऑर्गेनाइजर है वही आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। अगली दर्शन स्थली है श्री बेनी माधव मंदिर। कहते हैं कि श्री बेनी माधव मंदिर का दर्शन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका संगम स्नान और यहाँ की यात्रा अपूर्ण रहती है। तो बड़े हनुमान जी मंदिर और श्री बेनी माधव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। श्री बेनी माधव मंदिर से 10 मिनट के डिस्टेंस पर है श्री नाग वासुकी मंदिर। इस स्थान पर श्री नाग वासुकी जी समुद्र मंथन के बाद से ही स्थापित हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो श्री नाग वासुकी का ही प्रयोग किया गया था समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन के बाद उनकी अवस्था इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने नारायण से पूछा कि ऐसी कोई स्थान बताइए जहां पर वो विश्राम कर सके। तो भगवान श्रीमन नारायण ने उन्हें ये स्थान बताया था। तब से श्री नाग वासुकी यहीं पर स्थापित हैं और यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। श्री नाग वासुकी मंदिर का दर्शन करने के बाद शाम को आप दोबारा जा सकते हैं त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम पर आप गंगा आरती का लाभ ले सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर भी बहुत ही सुंदर माँ गंगा जी की और त्रिवेणी संगम की आरती होती है, तो वहां पर भी दर्शन आप अवश्य लीजिए। अब बात करते हैं कि महाकुंभ तक जाने का या फिर कुंभ मेला में जाने का कितना खर्चा हो सकता है। ऐसा भी आपका बजट होगा, आप उस हिसाब से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। ये पर पर्सन पर डे का मैक्स खर्चा मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कम से कम बजट में प्लान किया है तो मैक्स कितना खर्चा होगा, और अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बजट में प्लान किया है तो मैक्स कितना खर्चा होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।